आपने फिल्मों में सुना होगा एक गीत कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और उसके बाद उस झुमके को ढूंढने के लिए बवाल मचता है। लेकिन जो यूपी के बरेली में हुआ वो झुमका गिरने से बहुत कहीं ज्यादा था, क्योंकि इसकी शुरुआत 4 सितंबर को उत्तर प्रदेश के कानपुर से हुई थी, जब बिना परमिशन के कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया था इनके द्वारा, और उस कार्यक्रम में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर्स लगे थे, वो भी बिना अनुमति के। मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी धार्मिक आयोजन करते हैं, कोई भी इस प्रकार का उत्सव करते हैं, किसी भी प्रकार की रैली निकालते हैं, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है वहां के प्रशासन से उसकी अनुमति लेना। वो जिला प्रशासन भी होता है, वो पुलिस प्रशासन भी होता है, और निगम प्रशासन भी होता है। और जब बिना अनुमति के आप कुछ भी करते हैं तो उसके ऊपर प्रशासन फ्री होता है आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के। 4 सितंबर को ये कार्यक्रम होता है और बिना परमिशन के सारा कुछ होता है, और 9 सितंबर को पुलिस जो है इनके ऊपर एफआईआर लिखती है। और जब एफआईआर लिखती है तो पूरे भारत में इसका विरोध होता है, और मोहम्मद के जो लवर्स हैं वो सड़क पर आ जाते हैं आई लव मोहम्मद कहते हुए। जबलपुर शहर में भी उसका बैनर टंगा हुआ देखा गया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बरेली में जिस प्रकार से जुमे की नमाज अता करने के बाद ये पत्थर हाथ में लेकर आए और पुलिस से दो चार होने लगे, और उसके बाद मामला आगे बढ़ा, और जिस प्रकार से इन दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, पुलिस ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और आपने भीड़ की संख्या देखी होगी, तादाद देखी होगी, और ये कोई बहस या फिर बातचीत करने का मुद्दा नहीं था, आंदोलन करने का मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा था बरेली को जलाने का, ये मुद्दा था बरेली को तोड़ने का, और ये मुद्दा था बेमतलब का माखौल उड़ाने का। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत में रहकर आप नेपाल बना देंगे भारत को, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत में रहकर श्रीलंका जैसे हालात पैदा कर देंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई साहब बांग्लादेश जैसे सड़क पर हम कत्लेआम कर देंगे और सार्वजनिक प्रॉपर्टी को हम डैमेज कर देंगे, तो आप गलती में जी रहे हैं। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर पुलिस और यहाँ पर प्रशासन जो है बहुत चाक चौबंद रहता है। और जब कोई धार्मिक आयोजन करता है उस समय तो खासकर वो बहुत अवेयर होता है। और बात अगर यूपी की कर लें तो भाई साहब वहां बाबा जी का प्रशासन भी है, शासन भी है, और दंड भी है, और कानून भी है। और जब आप सड़क पर उतर कर इस प्रकार से पुलिस को मारते हैं तो पुलिस भी स्वतंत्र होती है अपनी रक्षा करने के लिए। और जिस प्रकार से बरेली में कांड हुआ उसका पुलिस ने जमकर मुंहतोड़ जवाब दिया। वैसे इस सब कांड की शुरुआत पता है कहां से हुई है? ये राहुल गांधी के एक बात से हुई, जहां वो ये कह रहे थे कि भाई साहब नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गई, क्योंकि भाई साहब जैन जी जो है वो सड़क पर उतर आए, और जैन जी को अब सड़क पर उतरना चाहिए और सरकार को बदलना चाहिए, पहली बात। उसके बाद इंडी गठबंधन के कुछ लोगों ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा, तेजस्वी बाबू ने कहा, और जब ये कार्रवाई बरेली में हुई तो तेजस्वी बाबू ने भी इसका विरोध किया, अखिलेश बाबू ने भी इसका विरोध किया, और कांग्रेस तो करती ही है साहब। और ये कह रहे हैं भाई साहब कि पुलिस को डंडे से या इस प्रकार से मारधाड़ करके किसी को भी शांत नहीं करना चाहिए, आपसी प्रेम सद्भाव और सौहार्द की भावना से पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए। जब इनके बाप मतलब अखिलेश बाबू के जो बाप हैं, जब वो निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवा रहे थे, तब आपकी जुबान क्या सिल गई थी, या उस समय जुबान नहीं दी थी भगवान ने? देखिए, हिंसा भड़काने में भाजपा नंबर 1 है। यूपी से जब खबर आती इसी तरह की खबरें आती, नफरत की, तकरार की, जहर, कभी पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, उद्योग की, धंधे की बात हम क्यों नहीं करते? इससे नुकसान किसको है? यूपी को है, देश को है। जहाँ शांति होगी वो राज्य प्रगति करेगी। बिहार सरकार के मंत्रियों पर सवाल उठाया जा रहा है। किसी के बाद जान रहे हैं आज जुमे की नमाज थी, इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी, और आज सुबह से ही मैं, एसएसपी, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में, और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी, और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी, और इसमें
पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पे पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितनी जगह हुई है सर? कितनी जगह पे हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है, बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग कितने लोग हिरासत में लिए गए सर? इसमें कितने? पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर भी हैं उनसे। हिरासत में कितने लोग लिए गए? हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो है वो अभी हम लोग आप सर ये मौलाना तौकीर रजा ने बुलाया था, क्या उनके खिलाफ भी? जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं। जी, निश्चित रूप से इसमें FIR पंजीकृत होगी। जो भी विधिक धाराएं है उसमें FIR पंजीकृत की जा रही है और जैसा आपने पूछा जो भी लोग थे इसके पीछे सभी को हम लोग सामने लाएंगे और जो भी जिम्मेदार हैं सबके खिलाफ इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। तौकीर रजा ने बुलाया था, सब उनके कहने पे आए थे, क्या उनको भी नाम दर्ज किया जाएगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे है, जिन्होंने भी कॉल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक कंफ्यूजन भी चल रहा है सर, क्या इसकी परमिशन दी गई थी या फिर नहीं, किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और सबको पहले बता दिया गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है और ये मानते हुए 90-95% लोग ये बात को समझ भी गए थे और सब लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घर और अपने काम पर वापस लौट गए। बाद में कुछ प्लांट हुए खुरापाती तत्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर इसमें मुकदमे अलग अलग जगह दर्ज किए जाएंगे क्योंकि कई जगह ये घटनाएं जी निश्चित रूप से जहाँ ये घटनाएं हुई हैं और जिन जगहों पे चोटें आई हैं लोगों को, जहाँ विवाद हुआ है हर जगह मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। लगे क्या पुलिसकर्मियों को लगे? जी लगे हैं, पुलिसकर्मियों को भी लगे हैं। अलग अलग जगह हमारी फोर्स लगी हुई थी। अभी सारी संख्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों से सारी चीजें हम लोग शेयर कर लेंगे। और वंदे मातरम मैं वापस आती हूँ, वो उसे धर्म के साथ जोड़ना चाहिए कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले कह दिया ना, संवैधानिक व्यवस्था से देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। जी, आपका मत आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। और मत और मजहब सेकेंडरी प्रश्न है, नेशन फर्स्ट है। आई लव मोहम्मद, ये मुसलमानों के जज्बात की राशि है। वहाँ हुआ, उसके हंगामा हो गया, फिर वो जगह जगह फैलती हुई और आज अलीगढ़ में 20 का हुआ। अब दो किस्म चीजें हैं, एक तो है कि लाल मोहम्मद कहना है, कुछ झंडे लगाना या बैनर वगैरह लगाना, और दूसरी चीज है कि रैली वगैरह निकालना। रैली के लिए मैं खुद भी मैं कहूँगा कि पब्लिक रैली ना निकाले, इसलिए कि रैली में टकराव का इंजेक्शन रहता है, हमें उससे बचने की होती है। हम अमन अमान के पुजारी हैं, हम उनको बिगाड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए जरूरत इस चीज की कि रैली बिल्कुल ना निकाली जाए, इस पर एहतियात बची जाए। इसीलिए यह आज बच किया गया है कि ताकि लोगों तक पैगाम पहुंच जाए और अगर कोई इरादा है रैली निकालने का तो इससे बात आ जाए। अगर ईदगाह के हुदूद तक है तो खैर ठीक है, लेकिन सड़कों पर ना है। लेकिन क्योंकि इतनी पब्लिक इकट्ठा हो जाती है तो एहतियाती कर पाते हैं, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, इसलिए उसे बचने की बात। मैं ये नहीं चाहूँगा, हम में से कोई नहीं चाहेगा ये हमको इनके बाप की जागीर है जो ये रोक दें, इनकी माँ की मेहर में आया है जो रोक दें। अरे हम तो बराबरी के हकदार हैं, बराबरी के हकदार हैं। ना मोदी की माँ की मेहर में, ना ये टकलू की माँ की मेहर में, ना ये यूपी का रहने वाला जोगी, ना इनकी माँ की मेहर में। आओ आओ मौलाना फिरोज खान रज़वी को हथकड़ी लगा लो, अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते, हमारे खानदान फांसी के फंदे पर चढ़े हैं, हमारे खानदान जेलों में गए हैं। याद रखो, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिनके वालिद मोहतरम के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किया है,
ये हक वो इंसान है, किसी का हक छीनना नहीं जानते। ये बेहतरीन लोग हैं। लोगों, इनकी पार्टी को मजबूत करो। इनकी पार्टी नहीं बल्कि तुम्हारी पार्टी है। उसका आपका क्या कहना है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जा सके। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नवरात्र पर्व पर आप दंगा फसाद कर लेंगे, पत्थरबाजी करेंगे और सनातनियों को कहीं ना कहीं आप घायल कर देंगे और नवरात्र पर्व ठीक से नहीं मनाने देंगे, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि तौकीर रजा जैसे शख्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनकी आदत है, ये अपने मजहब के लड़कों को यही सीख देते हैं कि बेटा सड़कों पर उतरो, दंगा फसाद करो और ऐसी ही आगजनी की घटना करने के लिए ये उनको प्रोवोक करते। तो कृपया करके ऐसे मजहबी नेता, ऐसे मजहबी मौलवी जो अपने युवाओं के करियर को नहीं बल्कि उनको गुंडा बनाने की सीख देते हैं, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई न सिर्फ जिला प्रशासन करे, पुलिस प्रशासन करे, बल्कि खुद सीएम भी इसको गंभीरता से ले और कोर्ट भी इसको गंभीरता से ले और ऐसे लोगों को नजरबंद कर दे। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था, उसमें आज कुल मिला के 15
उपद्रवियों को आज हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से ईंट पत्थर के टुकड़े, खोखा कारतूस और एक तमंचा ये बरामद हुए हैं। इनमें से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर के रहने वाले हैं, जनपद बरेली के बाहर के हैं और इनके क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। इनके जितने चैट्स हैं, इनके जितने कम्युनिकेशन के मीडियम हैं, इन सभी की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से इनको बुलाया गया था। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था उसमें आज कुल मिला के 15 उपद्रवियों को आज हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से ईंट पत्थर के टुकड़े, खोखा कारतूस और एक तमंचा ये बरामद हुए हैं और भी बाकी जितने उपद्रवी हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेजेस के द्वारा और जो ड्रोन कैमराज हमने उस दिन एक्टिव किए थे उनके फुटेजेस के द्वारा और मैनुअल इंटेलिजेंस के द्वारा लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इसमें शामिल थे और उन सभी को चिन्हित करके इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सर, किस तरीके की इनकी क्राइम की नेचर है? पहले भी कोई हिस्ट्री मिली है इस तरीके की इनकी क्राइम की? अभी प्राइमा फेसी कुछ पता लगा है इसे? इनमें से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर के रहने वाले हैं, जनपद बरेली के बाहर के हैं और इनके क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और ये काफी सारे लोग हैं। आपको इनके जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो शेयर कर दी जाएगी। सर, क्या लग रहा है इनको बुलाया गया था कॉन्स्पिरेसी के तहत यहाँ पे ये सब करने के लिए? ये जैसे कि पहले एसएसपी सर के द्वारा बताया जा चुका है, इसके अंदर ये इनके जितने चैट्स हैं, इनके जितने कम्युनिकेशन के मीडियम हैं, इन सभी की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से इनको बुलाया गया था। ये सभी जैसे जैसे सामने आएगा और आवश्यकता अनुसार ये सभी चीजें शेयर की जाएंगी। सर, और भी कुछ लोग हैं जिनकी अभी तलाश की जा रही है इसमें? ये मैंने बताया है, जितने भी उपद्रवी इसमें थे उन सभी को चिन्हित करके वेरीफाई करके इन सभी को जेल भेजा जाएगा और इनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी।